मेरा बर्थ 1998 में हुआ था। मेरा नाम है मोहित अग्रवाल। तो बात कुछ ऐसी है, मुझे एक रेयर डिसीज़ है जिसका नाम मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। ये एक प्रोग्रेसिव डिसीज़ है जिसका ऑल ओवर वर्ल्ड में कोई ट्रीटमेंट नहीं है और ज़्यादातर लोगों को इस बीमारी के बारे में सही से पता भी नहीं है। ये दरअसल क्या है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक मांसपेशियों की बीमारी है जो हमारी बॉडी में सबकी में मसल्स में एक डिस्ट्रोफिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है जो सभी की बॉडी में होता है एक ही मात्रा में। लेकिन जो ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के पेशेंट्स होते हैं इसमें ये धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाता है। इसकी वजह से मसल्स में वीकनेस आने लग जाती है ऑल ओवर बॉडी की। उन्होंने बोला कि ये ऐसे ऐसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नाम की प्रॉब्लम है, ये रेयर डिसीज़ है। करीब जब हम एम्स में गए थे तब उन्होंने बोल दिया था कि इसका ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं। तिनके का सहारा, उसके चक्कर में उम्मीद पे दुनिया कायम है, वो वाली कहानी थी। तो हर जगह जहाँ भी जिसने बताया हम गए, लेकिन कहीं से कोई रिजल्ट नहीं मिला। कुछ लोग इससे भी रिलेट करने लगे, कहीं किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया है, कहीं कराया तो नहीं है। वहाँ करीब 12 से 15 लाख रुपए 5-6 साल में हम बर्बाद कर चुके थे। हमने वहाँ से भी ट्रीटमेंट बंद कर दिया क्योंकि हमारी सारी सेविंग्स, सारी जो जमा पूंजी थी वो सब खत्म हो गया था। काम वगैरह कोई था नहीं इतना कि, तो वहाँ पे हमारे साथ ऐसा बिहेव किया गया कि ये पेशेंट तो है ही नहीं, जैसे कुत्ते बिल्ली घास चढ़ने आए हुए हैं, वो वाला हाल करा था एम्स वालों ने। उस दिन हार गया, मतलब मैं लास्ट वो था कि हार गया, अब कहीं नहीं दिखाना, सब ठग बैठे हैं, सब पैसा खाने वाले बैठे हैं, उससे बेटर है अपना घर में पड़े रहो, वो बढ़िया है। एम्स में हम दोबारा दिखा के आए थे जब मैं थोड़ा डिप्रेस एक टाइप हो गया था। उस टाइम मैंने एक सुसाइड भी अटैम्प्ट करने की कोशिश की थी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वालों को नहीं, मैं हर डिसेबल पर्सन को ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले शर्म छोड़ो, क्योंकि जिन लोगों की वजह से आप शर्म करते हो ना, वो आपका घर नहीं चला रहे हैं आके, वो आपको कोई खुशी नहीं दे रहे हैं, उनको केवल हंसने को एक जरिया मिल जाता है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी डिसीज़ के बारे में जिसका अभी तक पूरी दुनिया में कोई इलाज ही नहीं है। वो कैंसर नहीं है, आप सब कैंसर सोच रहे होंगे, कैंसर से भी खतरनाक बीमारी है, उसका नाम है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो इसी के बारे में हम लोग बात करने के लिए आए हैं एक हमारे भाई के पास। तो इनके बारे में हम जानेंगे और देखेंगे कि ये इस बीमारी से कैसे जूझ रहे हैं, कहाँ कहाँ इन्होंने अपना ट्रीटमेंट करवाया, कैसे कैसे इनकी ट्रीटमेंट की जर्नी रही। और इसमें बहुत मोटा पैसा लगता है, जिसके बाद भी ये गारंटी नहीं होती कि पेशेंट ठीक हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है संजीत और आप देख रहे हैं सर्जिकल स्टोरीज। मोहित भाई, सर्जिकल स्टोरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई। भाई, हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम मोहित अग्रवाल है और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। मेरी एज है 26। भाई, आप ये जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं, थोड़ा सा इस बीमारी के बारे में बताइए। आप कब से इससे परेशान हैं? इस बीमारी का नाम है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और मैं इससे करीब 20 साल से पीड़ित हूँ। अच्छा। ये मेरे को 2005 में पता चली थी इस बीमारी के बारे में। तो थोड़ा सा हम स्टार्टिंग से बात करते हैं, है ना, कि जैसे मान लो आपको ये बीमारी जब डायग्नोस हुई, उससे पहले आपकी लाइफस्टाइल कैसी थी और उसके बाद की कैसी थी? इससे पहले को मेरे को 5-6 साल की उम्र में ही लगभग पता चल गया था। उस टाइम पंजों के बल चलना में स्टार्ट हुआ था। अच्छा। तो उससे पहले ज़्यादा नहीं, जैसे नॉर्मल बच्चों की लाइफ होती है, मैं भी वैसे ही था, खेलना कूदना खाना सब कुछ। अच्छा, उस टाइम तक आप अच्छे से चल लेते थे और सब कुछ काम हम सब कर लेते थे? जी, उस टाइम मैंने सब कुछ खेलना कूदना भागना दौड़ना सब कुछ करा है। अच्छा। उसके बाद स्कूलिंग भी मैंने रेगुलर करी है। स्कूलिंग में मैंने 12th ग्रेजुएशन मेरी कंप्लीट हुई है। बस ये बाद में कुछ टाइम बाद एक जाके धीरे धीरे बीमारी इंक्रीज हुई है। तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम तो मैं कब से आने लग गई? ज़्यादा जो प्रॉब्लम है मुझे 2014 से, जब मैं 11th क्लास में था। अच्छा। तब से मेरी ये ज़्यादा बढ़ के सामने आई है बीमारी। अच्छा। उस टाइम यूँ बोल सकते हो कि स्पीड भी इस बीमारी की बढ़ी है मेरी। तो इस बीमारी में मतलब दिक्कत क्या होती है? ये दरअसल क्या है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक मांसपेशियों की बीमारी है। अच्छा। जो हमारी बॉडी में सबकी में मसल्स में एक डिस्ट्रोफिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। अच्छा। जो सभी की बॉडी में होता है एक ही मात्रा में। लेकिन जो ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के पेशेंट्स होते हैं इसमें ये धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाता है। इसकी वजह से मसल्स में वीकनेस आने लग जाती है ऑल ओवर बॉडी की। गर्दन से नीचे का पूरा हिस्सा, हाथ पैर कमर और सब कुछ में प्रॉब्लम्स आने लग जाती है, वीकनेस आने लग जाती है। तो जैसे मान लो आपकी वीकनेस आना स्टार्ट हो गई, तो इसके बाद आपने क्या किया? मतलब कैसे कैसे आप कैसे गए? सबसे पहले आपको पता लग गया भाई मेरे को दिक्कत हो रही है, कुछ ना कुछ मेरे पैरों में दिक्कत हो रही है या वो दिक्कत, उसके बाद सबसे पहले आपने कहाँ पे दिखाया? सबसे पहले तो हमें यही समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा है, पेरेंट्स को भी, क्योंकि पंजों के बल चलना था। सब यही बोलते थे पंजों के बल क्यों चलता है, कहीं मजे में चलता हो या फिर ऐसी खेल खेल में चल रहा है। उस टाइम भी कोई ऐसी मेजर इशू नहीं हुआ था कि कुछ कमजोरी आ गई है, केवल पंजों के बल चलने का ही सिम्टम्स था। तो इसी चक्कर में पेरेंट्स परेशान हुए, उन्होंने लोकल डॉक्टर को दिखाया एक, बाकी तो सब डॉक्टर को समझ आया नहीं। वो बोल रहे ऐसे ही चल रहा होगा, बच्चा है मन से कर रहा होगा अपने। फिर हमारे लोकल शकरपुर में, उस टाइम हम शकरपुर में रहते थे, तो लोकल एक सावित्री हॉस्पिटल है, एक उसके डॉक्टर थे कोई बोन के, उनको ये चीज़ पता चली थी, उनको इस चीज़ की नॉलेज थी इस बीमारी के बारे में।
तो उन्होंने झट से एक बार में बता दिया कि इसको ये प्रॉब्लम है। अच्छा। तब उन्होंने हमें ये सजेस्ट किया कि आप एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में दिखाइए, वहाँ पे आपको कुछ इस बीमारी के बारे में पता चलेगा। तो आप मतलब तब जाके आपको ये पता लगा कि मुझे ये बीमारी है। जी। तो जब आप एम्स दिल्ली में गए तो वहाँ के बारे में कुछ बताइए, वहाँ पे आपका कैसे कैसे क्या क्या ट्रीटमेंट हुआ? एम्स दिल्ली में भी जब हम गए, क्योंकि जब इन डॉक्टर ने हमें बताया कि आपको ये प्रॉब्लम है, तब हमें पता नहीं था, क्योंकि उस टाइम ना तो नेट थे, इंटरनेट था, ना कोई प्रॉब्लम थी कि हम सर्च कर सके क्या है क्या नहीं है, ना कोई ऐसा डॉक्टर था। केवल वही फर्स्ट डॉक्टर था जिसने हमें ऐसा बताया। हमें कहा शायद वो भी गलत हो सकते हैं, इस वजह से उन्होंने हमें एम्स रेफ़र किया। तो जब हम एम्स गए, वहाँ पे हमने करीब 1.5 साल चक्कर काटे सिर्फ ये बीमारी जानने के लिए कि ये एक्चुअल में है क्या। डेली ओपीडी में जाना, हर हफ्ते जाना, वहाँ पे लाइन में लगना, फिर डॉक्टर्स की वेट करना, कभी मिलते कभी नहीं मिलते, क्योंकि वो टेस्ट इतने सारे हुए, कभी ब्लड टेस्ट हो रहे हैं, कभी कुछ हो रहे हैं। फिर लास्ट 2005 में हमारा मसल बायोप्सी का एक टेस्ट लिखा गया था एम्स के अंदर ही, जिसमें हमारी ये जो थाई होती है, इसमें से एक मांस का टुकड़ा निकाला था उन्होंने कि इसकी जांच करने के लिए कि प्रॉब्लम आखिर है क्या, और वो आई थिंक आउट ऑफ इंडिया भेजा था उन्होंने। अच्छा। तब वहाँ से 1 महीने बाद में रिपोर्ट आई थी इसकी, तब हमें पता चला कि इसको ये बीमारी है। फिर हम दोबारा वहीं एम्स में डॉक्टर को दिखाया कि ये क्या है, अब कैसा है, इसका क्या नहीं है, इलाज क्या है। तब वहाँ पे दिखाया, तब उन्होंने बोला कि ये ऐसे ऐसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नाम की प्रॉब्लम है, ये रेयर डिसीज़ है, करीब हर साल इसके 5000 पेशेंट्स होते हैं इंडिया के अंदर। अच्छा, हर साल नए 5000 पेशेंट आते हैं हाँ जिनको ये बीमारी होती है? जी। अच्छा। हालांकि आउट ऑफ इंडिया में इसका रेशियो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ लिव इन रिलेशनशिप को लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इस वजह से वहाँ पे इसकी रेशियो बहुत ज़्यादा है इंडिया के मुकाबले। इंडिया में अगर 5000 है तो वहाँ पे हर साल के करीब 20 से 25,000 पेशेंट्स होते हैं। आप और भी अपने जैसे पेशेंट्स से मिले हो? हाँ जी। तो उनका भी कोई ऐसे फीडबैक कि उनको कोई ट्रीटमेंट में आराम मिला हो या उन्होंने कहीं दिखाया हो? एक्चुअली जब हम एम्स में गए थे तब उन्होंने बोल दिया था कि इसका ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। मतलब ये ऐसी बीमारी है इसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है? जी। हालांकि कैंसर के ट्रीटमेंट उस टाइम आ गए थे, लेकिन ये बीमारी ऐसी है कि इसका कोई ट्रीटमेंट अभी तक अवेलेबल नहीं है। अच्छा, तो आपने एम्स दिल्ली में दिखा दिया, एम्स में उन्होंने ऐसा ऐसा जवाब दिया, उसके बाद आपने क्या किया फिर? एम्स में उन्होंने हमें यही सजेस्ट किया कि वैसे तो कुछ है नहीं, बाकी आप ताकत की दवाइयाँ खिला सकते हैं, विटामिन वगैरह की, और इनकी एक्सरसाइज करवाइए डेली, जिससे इनकी बॉडी चलती रहे। तो आपने एम्स में दिखाने के बाद उसके बाद आप घर पे आ गए, तो एक्सरसाइज वगैरह आप करते रहे, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आई, या उसके बाद आपने कभी सोचा नहीं कि कहीं और दिखाना चाहिए, या किसी ने बताया हो कि भाई यहाँ पे दिखाओ? 2005 में जब वही मसल बायोप्सी के बाद हमें सब क्लियर हो गया एम्स से क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, तो बस उसके बाद हमें 1-2 महीने और गए थे वहाँ पे, करीब 15-20 दिन में फिजियोथेरेपी की कैसे करनी है, एक्सरसाइज क्या करना है। उसके बाद तो फिर ऐसा होता था कि जिसको भी पता चली, कुछ घर वाले, कुछ रिश्तेदार ऐसे थे, उन्होंने ये बोला कि कहीं ऊपरी चीज़ तो नहीं है। कुछ लोग इससे भी रिलेट करने लगे, कहीं किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया है, कहीं कराया तो नहीं है, क्योंकि एक्चुअली क्या है, उस टाइम का टाइम भी ऐसे ही था कि लोग इसी चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते थे, साइंस को नहीं माना जाता था। फिर उस टाइम आयुर्वेदिक वगैरह हमें लोगों ने दिखाया कि हाँ इस डॉक्टर पे चले जाओ लोकल में ही, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये थी उस टाइम इंटरनेट था नहीं, तो किसी को इसके बारे में नॉलेज तो बिल्कुल भी नहीं थी इस बीमारी के बारे में कि ये प्रॉब्लम आखिर है क्या। तो उसके बाद 2008 की बात है, सबसे पहले हमें हमारी गली में अड़ोस पड़ोस में कोई था, वो बिल्कुल पैरों के बल घसीट के चलते थे, तो उनका इलाज चल रहा था नंदगांव में, कोई डॉक्टर था, मिलिट्री रिटायर्ड डॉक्टर, उनके पास वो जाते थे, उन्होंने उसको बिल्कुल ठीक कर दिया, वो बिल्कुल खड़े होकर नॉर्मल हो गए। तो उन्होंने मेरी दादी को सजेस्ट किया कि आप नंदगांव में ऐसे ऐसे डॉक्टर है, क्या पता आपके बच्चे भी बिल्कुल ठीक हो जाएं, वहाँ पे दिखा लीजिए। फिर हम वहाँ गए, उस डॉक्टर ने बोला हाँ जी इस बीमारी का नाम ये है, उसको अच्छी खासी नॉलेज थी। अच्छा। उसने दिखाया कि हाँ जी इस बीमारी का इलाज है मेरे पास, मैं ठीक कर सकता हूँ, इन्हें गारंटी है मेरी। वो आयुर्वेदिक डॉक्टर था? नहीं नहीं, वो आयुर्वेदिक डॉक्टर नहीं था, वो एलोपैथी डॉक्टर था, मिलिट्री रिटायर्ड डॉक्टर था, वो मिलिट्री की सेवा करी। तो वहाँ पे आपने कितना टाइम दिखाया? वहाँ पे हम 2008 के एंड से लेके 2014 एंड तक हमने इलाज चलाया हमारा। वहाँ पे हमारे टोटल 15 दिन में हम जाते थे एक बार, और 7 इंजेक्शन लगते थे हमारे बॉडी में, 2 इस पैर में, 2 इस पैर में, 2 गर्दन पर और 1 कमर पर। टोटल हमारे 7 इंजेक्शन हर 15 दिन में लगते थे। हमें नंदगांव जाना होता था, कभी हम ट्रेन से जाते थे, कभी 2 व्हीलर से ही पापा और मैं जाते थे वहाँ पे। तो अगर इन सब चीज़ों में बात करूँ, एम्स में भी आपका कुछ पैसा लगा होगा? एम्स में हमारा ज़्यादातर रेंटल ही लगा है, उसके अलावा तो वहाँ पे कुछ चार्ज हुआ नहीं। तो आपने जब यहाँ पे दिखाया तो यहाँ पे कितना पैसा लगा? एक्चुअली इस बीमारी में हमारा काफ़ी पैसा बर्बाद हो गया है, जो हमने नंदगांव मथुरा में हमारा इलाज चला,
वहाँ करीब 12 से 15 लाख रुपए 5-6 साल में हम बर्बाद कर चुके थे। अच्छा, जिसके बाद भी आपको कोई फर्क नहीं दिखा? हाँ जी, वहाँ पे भी कोई फ़र्क हमें नहीं दिखा। वो बोल रहे थे कि इसमें क्या होता है, एक CPK टेस्ट होता है हमारा, ब्लड टेस्ट, जिसमें कुछ कीटाणुज होते हैं जिनकी संख्या हमारे में बहुत ज़्यादा थी, करीब वो लाखों में थी। और नॉर्मल इंसान में केवल 150 से 200 के बीच में होती है वो। जैसे डेंगू के प्लेटलेट्स में कुछ मिनिमम होती है, तो वो हमारी बहुत ज़्यादा थी। वो हमारी कमानी शुरू हो गई थी वहाँ पे इलाज कराते ही। हमें लगा जब ये चीज़ बोल रहे हैं वो कम हो रही है, क्या पता इसके बाद हम ठीक हो जाए। उसके बाद वो कम हो गई, बिल्कुल नॉर्मल पे आ गई 3 से 4 सालों के अंदर, 2013 में तक। उसके बाद उस डॉक्टर को हमने बताया कि भाई अब तो कम हो गई है, अब कब तक ठीक हो सकते हैं पूरे, क्योंकि कंडीशन उस टाइम धीरे धीरे ख़राब हो रही थी। प्रॉब्लम्स बढ़ने लग गई थी उस टाइम तक। उस टाइम मैं बिल्कुल पैदल चल लेता था, स्कूलिंग कर रहा था रेगुलर, भागना दौड़ना सब था। उसके बाद थोड़ा थोड़ा डाउन आ गया था मेरी बॉडी के अंदर। मेरा जो लेफ्ट पैर है वो स्टिफ हो गया था, उसका एंकल के पास से जॉइंट सारा हार्ड हो गया था, और मेरी एडी टिकना बंद हो गई थी ज़मीन पे। उसकी वजह से मेरी चाल में भी फ़र्क आ गया था। तो आपने नंदगांव में दिखाया जी। उधर, आप बता रहे हो आपने 15-20 लाख रुपए खर्च कर दिया। हाँ जी। उसके बाद आपने क्या करा, मतलब उसके बाद फिर उसके बाद 2014 में हमने वहाँ से भी ट्रीटमेंट बंद कर दिया, क्योंकि हमारी सारी सेविंग, सारी जो जमा पूंजी थी वो सब खत्म हो गया था। काम वगैरह कोई था नहीं इतना, कि क्योंकि फादर ही अर्निंग मेंबर थे मेन, और वो जितना कर सकते थे उन्होंने उतना किया। सारा पैसा बर्बाद हुआ और कहीं से कोई फ़ायदा नहीं मिला। फिर 2014 में हमने वहाँ से बंद करके 2015-16 तक तो हमने कुछ करा नहीं। 2015 में एक रोहतक में कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, उनका पता चला हमें टीवी के थ्रू, हम उनके पास भी गए, उनसे महीना भर इलाज चला। उन्होंने भी वही गारंटी वाली बात बोली, लेकिन महीने भर में हमें, जैसे बोलते हैं ना, 19-20 फ़र्क भी नहीं दिखा। और दवाइयाँ इतनी महंगी थी कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे, क्योंकि 8,000 रुपये पर पेशेंट की दवाई थी केवल 15 दिन की। अच्छा, 8,000 रुपये 15 दिन के लिए? हाँ जी। इस वजह से हमने फिर वहाँ पे भी बस 2 बार गए, और उसके बाद हमने बंद करा दिया, कुछ नहीं करा। उसके बाद 2016-17 में एक, सबको पता होगा आपके ऑडियंस को, कि सेराजेम नाम की एजेंसियाँ काफ़ी मार्केट में खुली हुई है, जो एक अंडे की ट्रे जैसे होती है, जैसे उस पर अंडे लगाते हैं वैसे टाइप की प्लास्टिक की ट्रे आती है, उसमें से कुछ रेज निकलती है इलेक्ट्रिक वाली। तो उससे सिकाई करवाने के लिए हमें किसी ने सजेस्ट करा, उससे मैंने सिकाई कराई। उससे क्या हो रहा था कि पूरी बॉडी पे, बैक पे ब्लैकनेस आ गई थी, ऐसा लग रहा था कि खून जल रहा है, वो खून को जला रही है मेरे। तो करीब 3 महीने तक वो भी कराई थी मैंने, उसमें कुछ असर दिखा नहीं। मैंने कहा बॉडी, और मैं सूखता गया उस टाइम, उस दौरान 3 महीने में। तो फिर मैंने वो भी इन द एंड बंद कर दी। उसमें खैर मेरा कोई पैसा नहीं लगा, गवर्नमेंट की तरफ से थी चीज़। और उसके बाद फिर जिसने जहाँ बताया कि हाँ यहाँ चले जाओ, इस आयुर्वेदिक को दिखा लो, हमारा यहाँ पे इलाज हुआ था, फलाना हुआ था, हम मन मार के गए थे कि एक होता है ना तिनके का सहारा, उसके चक्कर में उम्मीद पे दुनिया कायम है, वो वाली कहानी थी। तो हर जगह जहाँ भी जिसने बताया हम गए, लेकिन कहीं से कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो मोहित भाई, आप दोबारा अभी एक बार एम्स गए थे, आप बता रहे थे कोई ट्रीटमेंट आया है, ऐसा आपने देखा था? हाँ, ऐसा 2017 में क्या हुआ था, इंटरनेट उस टाइम आ चुका था, टच मोबाइल सबके पास आ गए थे। तो ऐसे ही सर्च कर रहे थे मोबाइल पे कि क्या है, कोई प्रिवेंशन हो, कुछ ऑनलाइन आया हो। तो मेरे को दिखा कि एम्स की साइट पे एम्स वालों ने डाल रखा था कि इसका कोई ट्रीटमेंट आया है, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। उसमें 20 पेशेंट्स पे इन्होंने वो अप्लाई कराया, ट्रायल लिया था, और वो सक्सेसफुल हुआ है, ऐसा इन्होंने मेंशन करा था अपनी साइट पे। लेकिन जब हम वहाँ गए तो सबसे पहले हमने 6 महीने बाद की अपॉइंटमेंट मिली, और जब हम वहाँ गए तो वहाँ पे हमारे साथ ऐसा बिहेव किया गया कि ये पेशेंट तो है ही नहीं, जैसे कुत्ते बिल्ली घास चढ़ने आए हुए हैं, वो वाला हाल करा था एम्स वालों ने। बिल्कुल घटिया हॉस्पिटैलिटी। उस दिन कोई वीआईपी आया हुआ था, वहाँ कौन था आई थिंक ध्यान नहीं है मुझे नाम उसका, तो कि वीआईपी आए हुए हैं, ये आ रहे हैं, साइड हो जाइए। वहाँ का जो पार्क बना हुआ है स्टाफ के लिए, उसमें पेशेंटों को बैठने नहीं दे रहे थे कि कुछ रेस्ट कर लें, धूप इतनी है कि पेड़ों के पास बैठ जाएं। कोई मतलब नहीं है, वीआईपी आया हुआ जी, हाँ जी हमारे यहाँ वीआईपी आया हुआ है, पेशेंट गए भाड़ में। ये कौन से डिपार्टमेंट की बात है, मान लो कौन से डिपार्टमेंट ने आपको दिखाया? ये हम न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट की अपॉइंटमेंट ली थी, उसके बाहर की बात है ये। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद दिखाया, उस दिन हम दिखा नहीं पाए, क्योंकि ना तो डॉक्टर्स मिल रहे थे, ना अपॉइंटमेंट का उन्होंने कुछ जवाब दिया कि वीआईपी के चक्कर में लगे हुए हैं जी, आओ भगत में, पेशेंट जाए भाड़ में। करीब हज़ारों पेशेंट्स थे वहाँ पे, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया, कोई मतलब नहीं है जी, वीआईपी को देखेंगे हम तो। फिर वहाँ से हम वापस आ गए उस दिन। तो उस दिन फिर समझ आया नहीं। फिर 2 महीने बाद मैंने सोचा एक बार और लेता हूँ अपॉइंटमेंट, फिर दोबारा ली मैंने 6 महीने बाद की अपॉइंटमेंट, उसी न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट की। तब हम दोबारा गए, तो उस टाइम फिर जिस डिपार्टमेंट में गए, न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में, वहाँ पे उन्होंने एक्सपीरियंस डॉक्टर तो थे नहीं, ट्रेनर्स वगैरह बैठे हुए थे जो नए नए ट्रेनिंग के लिए आते हैं। तो उनको हमने दिखाया कि भाई ऐसे ऐसे तुमने डाला हुआ है। तो एक तो उन्होंने बदतमीज़ी करी कि किसने बताया तुम्हें, किसने डाला हुआ है नेट पे, हमने तो नहीं डाला। तो गुस्सा तो ऐसा आया था कि उसके चांटा जड़ दूँ, क्योंकि
एक तो तुमने ही डाला है साइट पे, हम कोई बेवकूफ़ थोड़ी है कि 1 साल से वेट करके और तुम्हारे पास आ रहे हैं। भाई तुमने जब डाला है, कुछ बताया तभी तो आए हैं, नहीं तो हम 2005 में जब हमारा हुआ था मसल वेब सीएम्स के अंदर, उसके बाद हमने शक्ल ही नहीं देखी यहाँ की। अब तुमने जब इंटरनेट पे डाला है तभी तो हम आए हैं। तो बस कोई जवाब नहीं उनके पास, ये करा लो, फिजियोथेरेपी करा लो। अब भाई इतनी दूर मैं फिजियोथेरेपी कराने थोड़ी आऊँगा डेली। तो बस वहाँ से फिर उस दिन मूड ख़राब हो गया, उस दिन मैं घर पे आया, मैं उस दिन हार गया। मतलब मैं लास्ट वो था कि हार गया, अब कहीं नहीं दिखाना, सब ठग बैठे हैं, सब पैसा खाने वाले बैठे हैं, उससे बेटर है अपना घर में पड़े रहो, वो बढ़िया है। फिर 2018 से लेके 2018 के एंड में मेरी कंडीशन बहुत डाउन आ गई थी। जो मैं नॉर्मल चलता था विदाउट सपोर्ट के, उस टाइम मेरे को वॉकर यूज़ करना पड़ गया। 2018 के एंड में मैंने वॉकर से चलना स्टार्ट किया। उससे पहले मैं साइकिल भी चलाता था। 2018 के मिड तक मैं साइकिल चला के घूमता था, साइकिल प्रॉपर मैंने चलाई है। लेकिन उसके बाद 2018 के एंड तक आते आते मैं वॉकर पे आ गया था और घर से मेरा निकलना बिल्कुल ना के बराबर हो गया था। 2018 से लेके 2020 तक मैं घर में ही रहा हूँ, मैं घर से बाहर नहीं निकला बिल्कुल भी। एक हमारी वाली बात रह गई, वो शिमला में आपका क्या क्या ट्रीटमेंट हुआ, कैसे कैसे वहाँ पे जो बता रहे थे आप? 2021 में हमें IMD, इंडियन एसोसिएशन ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जो सोलन हिमाचल में स्थित है, उसके बारे में पता चला नेट पे। उनके रिव्यूज़ देखे पेशेंट्स के कि क्योंकि वो इसी चीज़ की संस्था है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की, तो वहाँ पे केवल इसी चीज़ के पेशेंट्स आ रहे थे। तो इसके बारे में पता चला, मैंने बात करी वहाँ क्या है क्या नहीं है। तो वहाँ पे भी मैं गया, 1 हफ्ता मैं रुक के आया। वहाँ पे फिजियोथेरेपी और हाइड्रोथेरेपी होती थी, लेकिन वहाँ से भी कोई ख़ास रिज़ल्ट मुझे नहीं मिला। वहाँ पे कितना आपका खर्चा हुआ? वहाँ पे हमारे 1 वीक का 100 रुपीज़ था, जिसमें पेशेंट और एक अटेंडेंट साथ में, उसमें तीनों टाइम का खाना दोनों का, और एक डॉर्मेट्री में हमें रुकते थे। वहाँ पे फिर मेरी फिजियोथेरेपी होती थी सुबह 8 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक, और 4 बजे के बाद एक्टिविटी कराते थे 2 घंटे की। देन वही सोना, सुबह उठना और योगा वगैरह ऐसा रहता था। और ऑल्टरनेट डेज पे 3 दिन हमारी हाइड्रोथेरेपी होती थी स्विमिंग पूल में, जिसमें गर्म पानी होता था। उसमें फिजियोथेरेपी हमारी करवाते थे पानी के अंदर। तो अभी तक की कन्वर्सेशन से हमें पता लग रहा है कि आपने सारे ट्रीटमेंट, चाहे वो एलोपैथिक हो चाहे आयुर्वेदिक हो, या किसी ने कोई सजेशन दिया हो या कोई झाड़ फूक हो, मतलब जिसने जो भी सलाह दी है आपने वो करवा के आप बैठे हो। भारत के सबसे बड़े हॉस्पिटल एम्स में आपने 2-2 बार दिखा रखा है, वहाँ से मतलब समझ लो ना के बराबर ही है। उल्टा आप बता रहे हो वहाँ बदतमीजी भी करते हैं, और ये तो आम बात है, हर डिपार्टमेंट में वहाँ यही हाल है। तो अब इसके बाद जैसे अब आपको पता लग गया, आपने बेस्ट पॉसिबल आपका जो भी हो सकता था वो आपने कर लिया। अब आप मतलब क्या सोच रहे हो, जैसे अब आप कहीं दिखा रहे हो कि नहीं दिखा रहे, कि आप घर में ही रहते हो, कि अभी आपका क्या चल रहा है ट्रीटमेंट, या कैसे आपका चलता है? तो इसमें एक चीज़ रह गई है, जो 2018 में एम्स में हम दोबारा दिखा के आए थे, जब मैं थोड़ा डिप्रेस एक टाइप हो गया था। उस टाइम मैंने एक सुसाइड भी अटैम्प्ट करने की कोशिश की थी। क्योंकि उस टाइम मैं साइकिल चलाता था, तो मैं मेन रोड पे गया था कि आज ख़त्म कर लेता हूँ, क्योंकि कुछ फ़ायदा नहीं है डेली गिर जाना, डेली दर्द सहना। क्योंकि गिर गिर के एक ढीठ हो गए थे हम, लेकिन वो चीज़ मन में रह गई थी कि यार नहीं हो पा रहा। फिर मैं ख़त्म करने की चाहा, साइकिल में फुल स्पीड में चला के ले गया था मेन रोड पे कि आज कोई आएगा तो बस चले जाना है। बट पता नहीं उस दिन क्या हुआ था कि पीछे से मेरे को किसी ने आवाज़ दी, कुछ मेरे को आवाज़ आई, मेरे साइकिल पे वहीं पे ब्रेक लग गए, और मैंने बोला क्या करने जा रहा था तू। मैं वापस हुआ घर को, लेकिन तब भी मैं डिप्रेशन में ही था उस टाइम। 2 से 3 साल जब मैं घर में रहा हूँ, मैंने उम्मीदें खो दी थी सारी कि अब कुछ नहीं हो सकता। मतलब हर जगह से जब सब कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो जाहिर सी बात है हर बंदा यही सोचेगा। तो अभी आप मतलब कैसे, क्या कोई ट्रीटमेंट ले रहे हो? अभी 2021 में वहीं सोलन होने के बाद तो मैं कुछ ना तो कोई दवाई ना कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। हालांकि एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी बोलते हैं कि करो तो थोड़ी और स्पीड कम हो जाएगी, लेकिन उससे भी मेरे को अच्छा खासा कोई फ़र्क दिखता नहीं है। क्योंकि जो सोलन में मैं गया था, वहाँ पे मैंने जो उस ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं 3 भाई बहन, उन तीनों को यही प्रॉब्लम है। लेकिन वो 20-25 साल से फिजियोथेरेपी कंटिन्यूस कर रहे हैं, एक भी दिन उनकी मिस नहीं हुई है। उसके बाद भी उनके सारे मसल्स डाउन हो चुके हैं। वो खाना भी खाते हैं, मैं तो फिर भी चलो एक सेकंड हाथ को सपोर्ट देके कुछ उठा के खा रहा हूँ। उनकी हालत ऐसी थी कि अगर वो चम्मच कुछ उठा भी रहे हैं तो उनको मुंह भी नीचे लेके आना पड़ रहा है खाने के लिए। तो मैंने कहा इसका कोई फ़ायदा है नहीं। फिर 2021 के बाद ही जब मैं वहाँ पे हो गया, मैंने देखी कि हाँ यार काफ़ी सारे पेशेंट्स हैं, तू अकेला नहीं है इस बीमारी में। तब जाके एक मोटिवेशन सी जगी कि यार अब जाए ना, ज़्यादा इस बीमारी के बारे में सोचो मत, अपना जैसे चल रहा है चलने दो, जो होगा देखा जाएगा। इतना टेंशन लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आखिर में मरना तो सभी को है। तो इस वजह से मैंने सब कुछ टेंशन लेनी छोड़ी, ना मैंने फिजियोथेरेपी कंटिन्यू करी, ना कोई दवाई खाई। और अभी 4 साल से मेरे को कोई इशू नहीं हो रहा है, ना बीमारी मैं बोल सकता हूँ
19 से 19.5 हो गई होगी। बाकी कोई फ़र्क मेरे को ज़्यादा नहीं पड़ा है, बस मैं खुश चल रहा हूँ अपना। आगे का आपने क्या सोचा है? मान लो सपोज करो कोई ट्रीटमेंट आ जाए या फिर दोबारा आप कुछ सुन लो, कोई आके आपको मतलब कोई बताता है कि भाई ऐसे ऐसे एक बार यहाँ चले जाओ, तो जब जाओगे वहाँ पे? सबसे पहले मेरा जवाब तो यही होगा कि भाई अगर आपको इतना विश्वास है ना उस पर, तो आप पैसा लगाओ। अगर मेरे को फ़र्क दिखा, 10% भी मेरे को दिखा कि हाँ भाई फ़र्क पड़ रहा है, तो वो पैसे मैं आपको रिटर्न करूँगा और अपना ट्रीटमेंट मैं खुद कराऊंगा। लेकिन मेरे को पहले अब रिजल्ट चाहिए। अच्छा, आप ये इसलिए बोल रहे हो क्योंकि आपने इसमें लाखों रुपए लगा दिए हैं? हाँ जी। 20-25 लाख रुपए आपने लगा दिए हैं और सारे इसमें ठग बैठे हुए हैं, कोई ट्रीटमेंट है नहीं। तो अगर कोई इस चीज़ का दावा कर रहा है ना, तो उसको ये गारंटी भी लेनी पड़ेगी कि हाँ भाई अगर मैं कर रहे हैं कि कह रहा हूँ तो मैं फ्री में भी करके इसको दिखाऊं, क्योंकि इसको रिजल्ट मिलेगा तो ये खुद आएगा। और आपके एक बड़े भाई भी हैं, उनको भी सेम यही दिक्कत है? हाँ जी, उसको भी यही सेम प्रॉब्लम है। उसका शायद टाइप अलग है, उसको BMD है, बैकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। अच्छा, तो उनके लिए भी इतना पैसा आप उन पे लगा चुके हो? हाँ जी। मतलब जहाँ पे आपने दिखाया है वहाँ पे उन्होंने भी दिखाया होगा जी। तो दोनों का खर्चा मतलब अच्छा खासा? हाँ जी, वो मैंने स्टार्टिंग में बताया नहीं, हम दोनों भाइयों का नंदगांव मथुरा में जो सेम इलाज चला था, हम दोनों ही जाते थे। तो वहाँ पे हमारे इतने पैसे दोनों के लगे थे। दोनों के सारे करीब 18-20 लाख रुपए हम बर्बाद कर चुके हैं। उसके बाद भी आपके ऑल ओवर आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और भी पहले बात किए, टोटल ओवरऑल हमारा 18-20 लाख रुपए खर्च हो चुका है। अब इसमें अगर जैसे हम बात करें कि हमारी ऑडियंस को, या ऑडियंस में कोई ऐसे लोग होंगे जो आपकी जैसे बीमारी से पीड़ित होंगे, या कोई जैसे इस स्टेज पे होगा जो मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब होगा या सोच रहा होगा, उनके लिए एक ऑडियंस को मैसेज दीजिए कि भाई जिस स्टेज से आप निकल चुके हो, अब आप बिल्कुल, जैसे मैं बात करके भी आपसे फील कर पा रहा हूँ, आपको इतनी टेंशन नहीं है, आगे की कोई टेंशन नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन अभी कुछ पेशेंट ऐसे होंगे जो इस बीमारी से जूझ रहे होंगे और बहुत डिप्रेशन में होंगे, उनके लिए आप एक मैसेज दीजिए। उनके लिए मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि भाइयों और जो भी सिस्टर को भी है, बहनों, कि अपना घर से बाहर निकलो सबसे पहले तो। क्योंकि आपको बेशक अगर आप पावर व्हील चेयर कुछ नहीं ले पाते, नॉर्मल व्हील चेयर लेके घर से बाहर निकलना स्टार्ट करो। घर में अपनी ज़िंदगी ख़राब मत करो। घर के बाहर बैठो, एटलीस्ट बाहर नहीं जा पाओ, आपको शर्म आ रही है, लेकिन शर्म करना सबसे पहले छोड़ दो किसी भी बीमारी के अंदर। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वालों को नहीं, मैं हर डिसेबल पर्सन को ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले शर्म छोड़ो। क्योंकि जिन लोगों की वजह से आप शर्म करते हो ना, वो आपका घर नहीं चला रहे हैं आके, वो आपको कोई खुशी नहीं दे रहे हैं, उनको केवल हंसने को एक ज़रिया मिल जाता है। और बहुत सी पब्लिक ऐसी भी है जो आपको देख के सपोर्ट करती है, क्योंकि मैंने ये फील किया है जब भी मैं बाहर जाता हूँ, मैं ट्रैवल करता हूँ, बहुत से लोग ऐसे हैं आपको सपोर्ट करने आते हैं। तो सबसे पहले शर्म हटा के बाहर निकलिए। और जो डिप्रेशन में है भाई, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिंदा ना कोई गया है ना कोई जाएगा यहाँ से, तो अपनी मौज में ज़िंदगी काटो और मस्त रहो। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो मोहित भाई, आपने इतना टाइम दिया, आपने कुछ अच्छी चीज़ें बताई, कुछ हमारी ऑडियंस को मैसेज दिया, और हम तो यही चाहेंगे कि भाई आगे इसका कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट आए, और ट्रीटमेंट आए तो सबको इसका फ़ायदा भी होना चाहिए। तो चलिए इसको हम बातचीत को ख़त्म करते हैं। ठीक है मोहित भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये कन्वर्सेशन आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और मोहित भाई का एक यूट्यूब चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब करिए। इसमें मोहित भाई अपना ब्लॉग बना रहे हैं जो कि बहुत बढ़िया है, आप इनको सपोर्ट करिए। और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।